हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा। ये जो हमारी यूनिट है ये नेट के पेपर फर्स्ट की पहली यूनिट है, जिसके अंतर्गत मैं आपको शिक्षा और शिक्षण के बारे में बताऊंगी। शिक्षण और शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना, यानी जो शिक्षण है उसका अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक को अध्यापक भी कहा जाता है और अध्येता भी बोल दिया जाता है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, अध्येता, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई जगह पर अध्येता वर्ड का यूज़ करते हैं, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि अध्येता का मतलब क्या होता है। वो अध्येता का मतलब कभी कभी ये समझ लेते हैं कि जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे अध्येता बोला जाता है, तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और क्वेश्चन को गलत कर देता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जो अध्येता होता है वो शिक्षा प्रदान करने वाला होता है, यानी अध्येता अध्यापक को बोला जाता है। जो बालकों में शिक्षा के माध्यम द्वारा उनके अंदर समस्त गुणों का विकास करता है। शिक्षा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक व्यापक रूप की शिक्षा होती है और एक संकुचित रूप की शिक्षा होती है। व्यापक रूप में जो शिक्षा होती है वो ऐसी होती है जो बालक होता है वो पूरे जीवन भर, यानी जब से वो पैदा होता है और मरने तक वो सीखता रहता है, तो उसे व्यापक रूप के अंतर्गत आने वाली शिक्षा को बोला जाता है। यानी व्यापक रूप की शिक्षा एक तरीके से संपूर्ण शिक्षा मानी जाती है, जो बालक के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक उसको मिलती रहती है। व्यापक जो शिक्षा होती है उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, यानी कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होता है व्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो हमें किसी बच्चे को देना है। यानी जो बच्चा होता है वो व्यापक शिक्षा के अंतर्गत सब कुछ सीखता है, और किससे सीखता है? अपने समाज, परिवार, इन सब चीज़ों से सीखता है। जबकि संकुचित अर्थ के अंतर्गत शिक्षा में जो शिक्षा होती है वो केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। जो आप लोग देखते हैं, जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, जो कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, वो संकुचित रूप शिक्षा का होता है। यानी वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे एक निश्चित पाठ्यक्रम भी मिलेगा, ठीक है, और उसके कुछ जो है निश्चित उद्देश्य भी होते हैं। यानी जो संकुचित शिक्षा होती है उसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है देने का, और उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, और एक निश्चित समय अवधि होती है कि संकुचित शिक्षा इस समय अवधि में समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो व्यापक शिक्षा होती है वो जन्म से लेके बालक के और मृत्यु तक चलती रहती है, यानी वो जन्म से लेके मृत्यु तक सीखता रहता है। इन शिक्षाओं को औपचारिक और अनौपचारिक रूपों में भी समझा जा सकता है। यानी कि शिक्षा के इन रूपों को, जो व्यापक शिक्षा है और संकुचित शिक्षा है, इन्हें औपचारिक और अनौपचारिक रूप में भी समझ सकते हैं। औपचारिक रूप में जो शिक्षा होती है वो शिक्षण संस्थानों में दी जाती है, यानी औपचारिक रूप हमारा संकुचित रूप हो गया। शिक्षा का जो संकुचित रूप हुआ वो औपचारिक रूप का हो गया, ठीक है, जिसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और बिना शिक्षक के औपचारिक यानी संकुचित शिक्षा नहीं हो सकती। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, शिक्षक का बहुत अधिक महत्व होता है। और औपचारिक जो शिक्षा होती है उसे शिक्षण संस्थानों में दिया जाता है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह बालक अपने समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, इन लोगों से सीखता है। यानी वो दूसरे जो व्यक्तियों के माध्यम द्वारा चीज़ों को सीखता है, और तो वह व्यापक रूप की शिक्षा के अंतर्गत उसे गिना जाता है। और जो व्यापक जो शिक्षा होती है उसमें किसी भी एक शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यहाँ कोई भी शिक्षक इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ बालक अपने आसपास के वातावरण द्वारा स्वयं ही सीख लेता है। आज के समय में औपचारिक शिक्षा भी ज़रूरी है और अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही ज़रूरी है। इस प्रकार शिक्षा का जो मूल आधार है वो मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान पर और समाज शास्त्र पर आधारित है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। शिक्षा का जो मूल आधार है वो मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र पर आधारित है, मनोविज्ञान पर आधारित है और समाज शास्त्र पर आधारित है। दर्शन शास्त्र का मतलब ये कि हमें जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो दर्शन शास्त्र से पता चलते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, मतलब कि शिक्षा बच्चों की रुचि के, उनकी क्षमता के, उनकी उनकी सामर्थ्य देख के उसके अनुसार होनी चाहिए। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर भी मूल आधार इसका मुख्य माना जाता है। दूसरी लास्ट होता है, जो शिक्षा का जो मूल आधार होता है वो समाज शास्त्र माना जाता है। यानी समाज शास्त्र, जिस तरह का समाज होगा शिक्षा भी वैसी ही होगी। तो यह हमारा शिक्षा हो गया, एक संकुचित रूप हो गई और एक व्यापक रूप में शिक्षा हो गई। अब शिक्षण के बारे में देखते हैं। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण का जैसे बताया कि शिक्षण का मतलब होता है शिक्षा प्रदान करना, यानी शिक्षण का कार्य कौन करता है? अध्यापक यानी अध्येता करता है। तो शिक्षण का जो अर्थ होता है वो शिक्षा प्रदान करना होता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।
यानी जो अध्यापक होता है उसको ये पता होता है कि उसको क्या उद्देश्य हैं, यानी उसको बालक के अंदर कैसे परिवर्तन करने हैं, वो ऐसे उद्देश्य लेकर के इस शिक्षण को आगे बढ़ाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हैं, उनके अंदर स्थायी परिवर्तन करते हैं। यानी अगर जब तक के बालकों के अंदर स्थायी परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उस बालक को शिक्षण दिया गया है या उसका शिक्षण किया गया है। तो बालक में स्थायी परिवर्तन करना। शिक्षण के माध्यम द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, यानी उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जिसमें बालक आसानी से सीख सके। शिक्षण एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, यानी शिक्षण जो होती है उसमें सारी चीज़ें पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से, कि मतलब ये मेरे उद्देश्य हैं, फिर हमें ये जो है शिक्षण विधियाँ यूज़ करनी है, उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन कैसे करना है, फिर उसमें क्या सुधार करना है। तो शिक्षण क्या होती है, एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थी के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे जिससे वह शिक्षण कार्य को सरलता और सुगमता से सीख सके। यानी अध्यापक का यहाँ पे ये कार्य होता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो बालकों को इस तरीके से शिक्षित करे कि वो उसका जो शिक्षण हो वो प्रभावशाली हो और बालक जो है वो आसानी से सरलता से उस शिक्षण को सीख सके और ग्रहण कर सके। शिक्षक शिक्षण के माध्यम द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी शिक्षक को पता होता है कि हमें बालक में किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं, तो वो अपने शिक्षण के माध्यम द्वारा उस बालक में उसी प्रकार के परिवर्तन करने की कोशिश करता है। शिक्षण के माध्यम द्वारा शिक्षक छात्रों के अंदर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाकर उन्हें समाज में जीवन यापन करने योग्य बनाता है। यानी एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बालक को ऐसा बना दे कि वो अपने समाज में रहने लायक बन सके, यानी अपना जीवन यापन आराम से कर सके। शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षण जो होती है एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है।